पैसेंजर ट्रेन पे इसलिए था क्योंकि उसमें पैसेंजर थे। पैसेंजर को तकलीफ़ होती है वो बोलता है, माल तो नहीं बोलता, माल तो पड़ा हुआ है, माल तो सड़ रहा है, माल तो गल रहा है, कुछ भी हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया मेगा 60 बिलियन रेलवे प्रोजेक्ट DEF रेलवे। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाती है। देश में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन, 9,146 फ्रेट ट्रेन और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और रेलवे के थ्रू भारत में डेली 4 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है। आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है और स्लो होने का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक है। भारत में मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन सब एक ट्रैक्स पे चलती हैं, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक बढ़ जाता है और ट्रेन लेट होने लगती है और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होता है। तो इंडियन इकोनॉमी के लॉस को कम करने के लिए, भारत में ट्रेन ट्रैफिक को कम करने के लिए और माल गाड़ियों के लिए अलग से भारत सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिसमें से 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में और जानेंगे कि ये कितना कंप्लीट हो गया है और इससे फ्यूचर में भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। इंडियन रेलवे के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 25 से 30 बिलियन डॉलर के अराउंड है। पर आने वाले कुछ सालों में आपको इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बढ़ता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि भारत सरकार रेलवे के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि माल ढुलाई रेलवे के थ्रू हुआ करती थी और बाकी का 15% रोड के थ्रू हुआ करती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया रेलवे से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया। आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया है और वहीं रोड के थ्रू 60% तक बढ़ गया है। 75 साल में पूरी तरह से उलटफेर हो गया है और इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका रूट सेम रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन के रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की टाइम और कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इसी के चलते लोगों का भरोसा भी मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड्स के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू कर दिया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 75% शेयर फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का होता है। पैसेंजर ट्रेन का शेयर लगभग 20% है, वहीं सन्ड्री और अदर कोचिंग का शेयर 2% है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन रेलवेज को मालगाड़ियों से ही होता है, पर उसके बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगा दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डीएफसी भारत के आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है। इससे न केवल माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी बल्कि समय पर भी होगी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो मालगाड़ियां जिस रास्ते से जाती हैं उसे फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। और इस समय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 2 कॉरिडोर भारत में बनाए जा रहे हैं। डीएफसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी, पर कंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। डीएफसी के डिले होने के पीछे डीएफसी सीआईएल के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर्ड हो पाई थी। दूसरा रीजन डीएफसी सीआईएल के सीनियर ऑफिशियल ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है। सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ रुपए ही इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर में फंड्स को बढ़ाया गया, जिसके चलते ये कॉरिडोर बहुत तेजी से अब बन रहा है। डीएफसी को अभी 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट्स के एरिया को कवर करेगा। हरियाणा का 177 किलोमीटर, राजस्थान का 567 किलोमीटर, गुजरात का 565 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 177 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का 18 किलोमीटर एरिया कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कांडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इस कॉरिडोर को JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेट एजेंसी फंड कर रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से थोड़ा बड़ा है। इसकी टोटल लेंथ करीब 1873 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट्स के एरिया को कवर करेगा। पंजाब का 88 किलोमीटर, हरियाणा का 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 1076 किलोमीटर, बिहार का 236 किलोमीटर, झारखंड का 199 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल का 202 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। इन रूट पर बड़ी संख्या में कोयले और मिनरल्स की माल ढुलाई होती है, तो इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत में बहुत से स्टेट में कोयले और मिनरल्स की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इस कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो देखो, अगस्त 2023 तक डीएफसी का 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है और डीएफसी में 1,24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। डीएफसी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होकर ऑपरेशनल भी हो गया है। ईडीएफसी को बनाने में 51,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और 1,337 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया गया है। ईडीएफसी में एक हफ्ते में 154 फ्रेट ट्रेन ने कोल, स्टील, सीमेंट और फूड ग्रेन आइटम को लेकर ट्रैवल किया है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1046 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जा चुका है, जिसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मार्च 2024 तक 95% डीएफसी कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। 2025 तक डीएफसी में 70% मालगाड़ियां चलने लगेंगी। दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ऑपरेशनल कर दिया था और अब तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से 44,000 से ज्यादा और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से 55,000 से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट की जा चुकी हैं। अगर आप दोनों कॉरिडोर को मिला दें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 1 लाख से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट किए जा चुकी हैं। जब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भारत सरकार EWDFC ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने में ध्यान देगी। भारत सरकार ने 2021 के बजट में डीएफसी के अंदर 3 और नए प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, जिससे देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होगा और चेन्नई तक जाएगा। दूसरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से शुरू होगा और कोलकाता तक जाएगा। और तीसरा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आंध्र प्रदेश से शुरू होगा और वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार एक और कॉरिडोर को देश में बनाने के बारे में सोच रही है, साउदर्न डीएफसी, जो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक जाएगा। और जब ये सभी कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएंगे तो इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर कहा जाएगा। भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहती है, जिससे देश के किसी भी कोने से कोई भी प्रोडक्ट आराम से पहुंच सके।
देखो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। देखो, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए फ्रेट कॉरिडोर ना होने से मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक के लिए रोक दिया जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ने लगता है। पर फ्रेट कॉरिडोर बच जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पे पहुंचेंगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इस समय मालगाड़ियां 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रेवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। इसके अलावा डीएफसी से भारत सरकार 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को 15 से 8% तक लाना चाहती है। डीएफसी के बनने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और वो भी टाइम पे पहुंचेंगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है, जिससे कार्बन इमिशन भी बहुत कम जनरेट होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस भी कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रीफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट कम होगी। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। डीएफसी की मदद से 2030 तक देश में 50% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू भी होने लगेगा। तो डीएफसी के बन जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ये चीज आपको आने वाले कुछ सालों में ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँ। जी जनाब, मैं कहूँगा कि फ्रेट कॉरिडोर के हवाले से खान सर की जो डिटेल वीडियो है ना, मैं कहूँगा हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इतना बेहतरीन तरीके से या इतना सलीस तरीके से या इतना आसान तरीके से, इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया कि कभी भी कोई शख्स भूल ही नहीं सकता। और बाकायदा मैं तो कहता हूँ कि खान सर की इस तरह की जो वीडियो है या बहुत सारी ऐसी वीडियो है, बाकायदा बहुत सारे देशों के मिनिस्टर्स को देखनी चाहिए, बाकायदा उनकी ट्रांसलेट करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि क्या फ्रेट कॉरिडोर है, किस तरीके से फ्रेट कॉरिडोर से ज़्यादा बेनिफिट होता है, किस तरीके से फ्रेट कॉरिडोर ज़्यादा कमा के देता है, ज़्यादा बेनिफिट है तो ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए। इससे पहले जो गवर्नमेंट सी, मोदी जी से पहले, उससे पहले को जो गवर्नमेंट सी, हम लोग ज़्यादातर लकीर के फ़कीर रहते हैं। हम लोग जैसे चल रहा होता है सिस्टम वैसे ही चलने देते हैं। अच्छा, फोकस पैसेंजर ट्रेन पे इसलिए था क्योंकि उसमें पैसेंजर थे, पैसेंजर को तकलीफ़ होती है वो बोलता है, माल तो नहीं बोलता, माल तो पड़ा हुआ है, माल तो सड़ रहा है, माल तो गल रहा है, कुछ भी हो रहा है। पैसेंजर ट्रेन की वजह से, पैसेंजर ट्रेन पे पैसेंजर होने की वजह से उसको लेट होने की भी टेंशन होती थी। ज़ाहिर सी बात है, लोग थोड़ी बर्दाश्त करेंगे कि ट्रेनें इतनी देर आ रही हैं, इतनी देर से आ रही हैं। तो लोग, तो इदारे भी, डिपार्ट भी जो है रेलवे भी, वो भी इस पैसेंजर ट्रेन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जबकि रेवेन्यू उससे नहीं आ रहा। रेवेन्यू आपको फ्रेट कॉरिडोर दे रहा है, फ्रेट ट्रेनें दे रही हैं, आपको मालगाड़ियाँ दे रही हैं और आपका फोकस पैसेंजर ट्रेन पे है। इतनी खूबसूरत वीडियो है, इतनी ज़बरदस्त वीडियो है, जिससे सब कुछ क्लियर हो चुका था कि हाँ भाई मामला क्या है। और इस वक्त मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ों को समझती है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है फ्रेट कॉरिडोर पे, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जिस तरीके से बताया गया, देखिए जिस चीज़ से आपको रेवेन्यू आएगा तो उसी पर ही आप काम करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस देंगे। वैसे तो ट्रेनें भी बहुत हैं, ट्रेनें भी, वंदे भारत भी हम देखते रहते हैं। अभी एक वीडियो, मैंने अभी रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन वीडियो नज़र से गुजरी है, बाबू नेश्वर में भी वंदे भारत या मेट्रो मेरे ख्याल में चलाई गई है, एक टाइटल मेरे नज़रों से गुजरा है। तो इस तरह से हर वीक 8-10 दिनों के अंदर कोई ना कोई वंदे भारत या कोई ना कोई मेट्रो या कोई ना कोई ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा होता है, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर पे भी तवज्जो दी जा रही है, तो ये एक खुशी की बात है। यही इंसान किसी भी कंट्री की मेन तरक्की है। जितना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता जो है मैं समझता हूँ रेलवे है, तो रेलवे पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।